नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीजेआई का दौरा, महाराष्ट्र सरकार की चूक पर जताई नाराजगी। सीजेआई ने मंच से जताई नाराजगी, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। वरिष्ठ अधिवक्ता नितिन सातपुते ने मांगा जवाब, चूक पर उठाए सवाल। पाकिस्तान को कर्ज देकर पछता रहा है आईएमएफ। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर लगाई 11 सख्त शर्तें। बिहार में वज्रपात और आंधी तूफान से 12 लोगों की मौत। विजय शाह की माफी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अब कर्नल सोफिया के अपमान की एसआईटी करेगी जांच। और अमेरिका ने भारत के 4 करोड़ के आम क्यों किए नष्ट। और अब खबरें विस्तार से। 14 मई को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद जस्टिस भूषण गवई 17 मई को पहली बार अपने गृह राज्य महाराष्ट्र पहुंचे। लेकिन ये दौरा उनके लिए स्वागत से ज्यादा सरकारी उदासीनता का प्रतीक बन गया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की ओर से सीजेआई गवई और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए सिर्फ एक संविदा कर्मचारी और एक किराए की मर्सिडीज MH02 FL 4041 की व्यवस्था की गई थी। ऐसे उच्च स्तरीय दौरे में राज्य प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी मनीषा महस्कर या फिर उनके समकक्ष अधिकारी की मौजूदगी अनिवार्य होती है, लेकिन यहाँ ये नियम दरकिनार कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई, जो इसी राज्य के बेटे हैं, उनके सम्मान में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल ने 17 और 18 मई एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बॉम्बे हाईकोर्ट के कुछ अधिकारियों को छोड़ दें तो सीजेआई के स्वागत में राज्य सरकार का कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं था। सूत्रों के मुताबिक जब कार्यक्रम के दौरान खुद मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रोटोकॉल उल्लंघन पर नाराजगी जाहिर की तो राज्य प्रशासन हरकत में आया। इसके तुरंत बाद राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सोनिक और पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला चैत्यभूमि पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद दिखाई दी। एक व्यक्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा येत असताना महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरीला किंवा महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलिसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे की मला प्रोटोकॉलचा बिलकुलही हे नाही आहे। मी अजूनही अमरावतीला जातो, नागपूरला जातो, तर मी पायलट एस्कॉर्ट घेऊन जात नाही। सुप्रीम कोर्टात येईपर्यंत अमरावतीला न्यायालयात असताना मी मोटरसायकलवरून फिरायचो मित्रांच्या। परंतु इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द इन्स्टिट्यूशन टू द ज्युडिशियरी। एका राज्यघटनेच्या एका संस्थेचा प्रमुख ज्या वेळा पहिल्यांदा या राज्यामध्ये येत असेल आणि तोही त्या राज्याचा, तर जी वागणूक त्यांनी दिली ती योग्य आहे की नाही हा त्यांनीच त्यांचा विचार करावा। या लहान लहान गोष्टीमध्ये मला हे नाही, दुसरा एखादा आमच्याला एखादा कोणी असता तर आर्टिकल 142 किंवा 140 लहान लहान गोष्टी आहेत, पण तुम्ही उल्लेख यासाठी केला की लोकांना कळलं पाहिजे। अब सवाल ये है कि क्या देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ ऐसा बर्ताव सिर्फ अनदेखी थी या फिर सिस्टम की सुस्त कार्यशैली का नतीजा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई को देश के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेने के बाद पहली बार महाराष्ट्र की सरजमी पर बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में शामिल तमाम कानून के जानकारों ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की ओर से मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का सम्मान किया और उनके कानूनी क्षेत्र में दिए गए योगदानों को लेकर गवई जी की तारीफ की। लेकिन देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सर्वोच्च पद पर विराजमान एक व्यक्ति जब किसी दूसरे राज्य में पहुंचता है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक मुंबई पुलिस महकमे से लेकर सरकार या प्रशासन की ओर से बड़े अधिकारियों की विशेष टीम संबंधित ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को या तो रिसीव करता है या फिर जहां पर वो कार्यक्रम है वहां शामिल होते हैं, यानी कि उस कार्यक्रम में वो खुद भी मौजूद रहते हैं और प्रोटोकॉल के नियम के मुताबिक अपनी उपस्थिति का वो निर्वाह करते नजर आते हैं। लेकिन भूषण गवई के मुंबई में सम्मान के कार्यक्रम में ना तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर देवेंद्र भारती नजर आए, ना ही महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला नजर आई और ना ही महाराष्ट्र सरकार की चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक नजर आई। काफी गंभीर विषय था और ये विषय
तब और गंभीर बन गया जब खुद देश के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने अपने वक्तव्य में बात करते हुए कहा कि देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके प्रोटोकॉल का मामला इतनी सरलता से नहीं लिया जा सकता। एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। ये हम नहीं, ये मुंबई हाईकोर्ट के एडवोकेट नितिन सातपुते का कहना है और नितिन जी ने इस पूरे मामले को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और इस याचिका के जरिए वो मुंबई पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र की महापुलिस निदेशक और महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी, इतना ही नहीं महाराष्ट्र सरकार से जवाब चाहते हैं कि आखिरकार देश के मुख्य न्यायाधीश के प्रोटोकॉल को लेकर ये लापरवाही कैसे बरती गई। जबकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था, देश भर की तरह मुंबई शहर भी हाई अलर्ट पर है। और अब इस पूरे मामले को लेकर हम बात करेंगे हाईकोर्ट के अधिवक्ता नितिन सातपुते जी से, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में दायर की है। सीजेआई गवई साहब जब महाराष्ट्र में आए तो एक प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई और अब कहा जा रहा है कि इसे लेकर एक जनहित याचिका आप लोग डाल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? भूषण गवई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भारत के 52वें जो सर न्यायाधीश बने हुए हैं और ये महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र इनका जो होम स्टेट है यहाँ पर। और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर न्यायाधीश जो होते हैं ये सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इनके मुकाबले जैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर, पंतप्रधान और राष्ट्रपति जी का जो पद है, ओहदा जो है वो एक बराबर है संवैधानिक रूप से। तो जैसे है जहाँ पर मोदी जी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या राष्ट्रपति जाता है या महाराष्ट्र लोकल यहाँ पर स्टेट के सीएम जाते हैं या डीसीएम जाते हैं, तो पूरा पुलिस जमावड़ा, पूरी पुलिस फोर्स वहां पर आती है। तो उनके स्वागत के लिए, उनके प्रोटोकॉल के लिए आती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए आती है। रोड से जब निकलते हैं उनका जो गाड़ियां उनकी चलती है, काफिला जो निकलता है, सारे पुलिस फोर्स वहां पर तैनात होती है। खुद सीपी वहां पर तैनात होते हैं और ये सर्वोच्च पद है और यहाँ का होम स्टेट है, यहाँ के ही है। बॉम्बे हाईकोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट गए थे जस्टिस भूषण गवई जी और यहाँ पर आने के बाद जो उन्होंने अनदेखी जो की गई है, तीनों जो संवैधानिक पद है तीनों भी, जैसे चीफ सेक्रेटरी है, मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है और ये डीजी रश्मि शुक्ला जो डीजी है, जो यहाँ के लोकल के पुलिस टॉप पोजीशन वाले जो लोग हैं, ये इनका ये फर्ज बनता था, क्योंकि पहलगाम के जो अभी जो अटैक हुआ है उसके चलते उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बॉम्बे में, महाराष्ट्र में रेड अलर्ट है जी। और ऐसे हालात में इनको जरूरी नहीं समझा इन्होंने कि यहाँ पर जाके ये प्रोटोकॉल फॉलो करे या उनकी सिक्योरिटी में खुद जाके तैनात हो जाए, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो यहाँ पर आए हुए हैं और चीफ जस्टिस है, सर न्यायाधीश है, और जानबूझकर इन्होंने कोताही की गई है। ये पर्टिकुलर कैटेगरी से आए हुए हैं, तो शायद इन्होंने क्या जानबूझकर इनकी कोताही की गई है, ऐसा क्यों किया, इसके बारे में अभी एक दिन हो गया, 24 घंटा बीत गया, आज तक उनकी तरफ से, तीनों की तरफ से कोई एक स्पष्टीकरण अभी तक आया नहीं है या उन्होंने रिग्रेट भी एक्सप्रेस नहीं किया है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ये उनके भाषण में, जो भाषण उनका वहां पर हुआ था, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा का जो प्रोग्राम था, ये शिखर परिषद है महाराष्ट्र की, जो वकीलों की और जुडिशरी का पार्ट है, उनके लिए वहां पर आए थे। तो इनको ऐसा लगा नहीं कि इनके लिए जाके इनका ये प्रोटोकॉल फॉलो करो, उनका एक रिस्पेक्ट उनको मेंटेन हो, और ये रिस्पेक्ट की बात ही उन्होंने वहां पर भी कही गई थी। आज देखिए भारत में जो हालात है, सब डेमोक्रेसी के क्या हालत है, और ये एक ऐसी आखिरी संस्था है जुडिशरी, ये अभी टिकी हुई है और इसके ऊपर आम आदमी भी भरोसा कर सकता है जी। और उच्च नितिन जी भरोसा करते हैं जी। नितिन जी, आपने खुद भी बोला और सब बाइट में भी देखा हमने कि किस तरह से जो गवई सर हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी, भले ही उन्होंने हंसते हंसते कहा, लेकिन उन्होंने भी उस चीज का जिक्र किया अपने उन्होंने जो बाइट दी, उन्होंने जो संबोधन किया, उस बीच में उन्होंने ये बात कही। अब आप लोगों ने जो जनहित याचिका डाली है उसमें किस तरह की मांग की है, आप लोगों ने क्या चाहते हैं? हमने देखो, ये तो पहला ये अपमान है, हमारे जुडिशरी का सर्वोच्च पद का अपमान है जी। बिल्कुल। ये हम यहाँ की जो पब्लिक है उनको यहाँ पर मानती है। आज तक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इतने सारे भारी संख्या में वहाँ पर वकील आए थे, जो उनके वकीलों की तरफ से उनके लिए वो रिस्पेक्ट है उनको, और ये इतने सारे रिस्पेक्टेबल पर्सन को भी जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया है।
तो ये सबसे टॉप पोजीशन में ये प्रोटोकॉल फॉलो होता है, फॉलो क्यों नहीं किया गया और इसके बारे में इसकी जांच हो, इसकी वही हमने मांग की गई है। अगर ये डेलीब्रेट किया है, इसके बारे में एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए, इसके बारे में जो इंक्वायरी के जो हेड होंगे और सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट के कोई जज होंगे, रिटायर्ड जज, वो इंक्वायरी करेंगे, उसमें टॉप पुलिस अधिकारी भी होगा और ये सारी चीजें हमने मांगी गई है। अगर ये पाते हैं कि इंक्वायरी में जानबूझकर सारी चीजें की गई है, क्योंकि सीजीआई आने वाले हैं, उनके लिए जो सिक्योरिटी वहाँ पर जो लगी थी, सारे पुलिस फोर्स थी, इसका मतलब उनको नॉलेज था। जी यही पूछने वाली थी मैं आपसे नितिन जी कि जब भी कोई इस तरह का एक पदवी पर बैठे कोई भी इंसान जब एक आते हैं एक राज्य में या किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से लेकर काफी कुछ चीजें होती हैं जिसे प्रोटोकॉल के तहत उन्हें निभाना पड़ता है। अगर हम पुलिस महकमे की बात करें, सुरक्षा की बात करें, उन सब चीजों का ध्यान रखा गया तो आखिर उनको रिसीव करने में इतनी कोताही कैसे बरती गई? एक हमें लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, जानबूझकर किसी दलित जज जो है और उनको एक डिसरेस्पेक्ट किया गया है, या जानबूझकर जो अभी कुछ हाल ही में कुछ जजमेंट उन्होंने दिए है या कुछ रिमार्क पास किए हैं उन्होंने उनके जजमेंट में, तो शायद उसकी वजह से ये लोग ने जानबूझकर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत या एक कोई कारस्तान या कट षड्यंत्र के तहत ये जानबूझकर ये इसको लैप्सेस रखे हैं और जानबूझकर ये एक समाज का एक अपमान किया है। एक जुडिशरी में ऊंचे अहदे के जो हमारे जो न्यायाधीश है उनका ये अपमान किया है और सारे जुडिशरी का अपमान किया है। और दूसरी बात ऐसा है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और ये जो मामला जो हुआ है ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जुडिशन में हुआ है, दादर में हुआ है। तो ये मामले को लेकर अभी हम बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किए हैं और जल्द ही हम कल परसों इसको हम लगाने वाले हैं सुनवाई के लिए और मांग करेंगे ये सारी जो तीनों अधिकारी है इनकी जांच हो, इनके सारे कॉल वगैरह सारे चेक किए जाए, इनकी इंक्वायरी हो और इनको सस्पेंड किया जाए फॉर अंडर इंक्वायरी। जब तक इंक्वायरी इनकी कंप्लीट नहीं होती तब तक इनका निलंबन हो और इनको पद से हटा दिया। नितिन जी लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वापस जब वो चैत्य भूमि पहुंचते हैं सीजेआई गवई सर, तो फिर जो भी लोग उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे थे, पुलिस महकमे से हो या फिर दूसरे लोग, वो वाकई वहां पर तुरंत इस चीज को सुनने के बाद वहां पहुंच गए। तो क्या वहां पर किसी तरह की कोई चर्चा हुई या उन्होंने अपनी गलती का जो एहसास किया और गवई सर से उन्होंने कुछ माफी मांगी, इस तरह का कुछ हुआ क्या? देखिए मैं भी यही का रेसिडेंस हूँ, शिवाजी पार्क चैत्य भूमि के पास ही हम लोग रहते हैं। मेरा ऑफिस भी है, एक ऑफिस यहाँ पर है, एक ऑफिस हाईकोर्ट में है जी। ऐसी कुछ बातें हमने सुनी नहीं। हमारे करीबी दोस्त जो हमारे जो कार्यकर्ता कुछ है, मेरे कार्यकर्ता वो भी उस वक्त वहाँ पर साहब के साथ वहाँ पर थे। हमने चर्चा में कभी उनके मुंह से सुना नहीं कि ऐसा रिग्रेट उन्होंने कभी एक्सप्रेस किया है कि हमारी तरफ से गलती हुई है, ऐसा कुछ हुआ। और ऐसा सारा मीडिया वहाँ पर था, मीडिया ने ये सारी चीजें कवर की है, तो मीडिया में भी ऐसी कोई चीजें आई नहीं कि उन्होंने कहीं रिग्रेट एक्सप्रेस किया या माफी मांगी है, और ना ही कोई उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ है जो मीडिया में या प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। तो कहीं पर भी उनको शायद रिग्रेट भी नहीं, एक दिन 24 घंटा बिताने के बाद भी ये सारी चीजें उनको शायद अपने पक्ष पे वो कायम है और उनको नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलती की है, तो शायद इसकी वजह से उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जी नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और जाहिर सी बात है कि ये काफी बड़ी एक गलती है जो कि उन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया है। हालांकि जिस तरह के इस समय हालात बने हुए उसे देखकर उन्हें और ज्यादा सुरक्षा रखकर और उन्हें रिसीव करने पहुंचना चाहिए था। इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहरहाल इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही को बरता गया है, ये तो साफ नजर आ रहा है, जिसका जिक्र खुद सीजेआई भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दे चुके हैं। अब सरकार पुलिस कमिश्नर और डीजीपी से जवाब मांगा है कि चूक हुई तो कैसे, और इस चूक का जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे की वजह क्या थी, वो अब सभी को कोर्ट में बतानी होगी। सीजेआई का प्रोटोकॉल साधारण औपचारिकता नहीं, एक संवैधानिक जवाबदारी है। इस लापरवाही से सुरक्षा भी दांव पर लगती है। अब देखना ये होगा कि मुंबई हाई कोर्ट इस मामले में क्या कदम उठाता है, या फिर राज्य की फडणवीस सरकार कोई कार्रवाई करेगी, या फिर कोर्ट को सख्त रुख अपनाना होगा।
अमेरिका भारत से आमों का सबसे बड़ा खरीदार है। हाल ही में अमेरिका ने भारत से हवाई जहाज से भेजे गए आमों की 15 खेप को लौटा दिया। इसका कारण डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी बताया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि या तो इन आमों को अमेरिका में ही नष्ट कर दिया जाए या फिर वापस भारत भेज दिया जाए। इन आमों की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ये खेप लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा जैसे एयरपोर्ट पर रोकी गई। अमेरिकी अधिकारियों ने विकीकरण प्रक्रिया से जुड़े कागजात में गलतियां बताई हैं। निर्यातकों के अनुसार समस्या कीड़ों की वजह से नहीं थी, बल्कि कीड़ों को मारने की प्रक्रिया के कागजात में गड़बड़ी के कारण हुई। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इन आमों के कीड़े मारने की प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक रेडिएशन प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात सामने आई है। भारत के विरोध के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को नई मदद दी है, लेकिन अब IMF को शायद इस फैसले का पछतावा हो रहा है। IMF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारत के साथ तनाव बढ़ने से उसकी सुधार योजनाओं को खतरा हो सकता है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 11 नई शर्तें भी रखी हैं। उसने ये भी कहा है कि अगर ऐसा लगे कि पाकिस्तान IMF से मिले पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी छवि खराब हो सकती है। IMF ने पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज दिया है, उसके तहत कुछ सुधार करने के लिए कहा गया है। IMF का कहना है कि अगर पाकिस्तान में राजनीतिक या सामाजिक तनाव बढ़ता है, तो सुधारों को लागू करने में दिक्कत आ सकती है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया पर दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने शाह की माफी को खारिज करते हुए SIT जांच का आदेश दिया है, जिसमें एक महिला IPS सहित 3 वरिष्ठ IPS अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा है कि शाह ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जिससे पूरे देश को ठेस पहुंची है। शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक रहेगी। विजय शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा है, विजय शाह माफी मांग रहे हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपकी माफी कहाँ है? आप किस तरह से माफी मांगना चाहते हैं? कभी कभी झूठी माफी मांगी जाती है और कभी घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं। कोर्ट ने आगे कहा, ये एक ऐसा देश है जो कानून के शासन में विश्वास करता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। न्यायाधीश किसी के खिलाफ पूर्वाग्रह नहीं रखते। इस न्यायालय के आदेशों से किसी को नुकसान नहीं होगा। पूरा देश आप पर शर्मिंदा है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे सुधारते हैं। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा की हिसार पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं अनुपमा एक्ट्रेस रूपाली गांगुली का ज्योति मल्होत्रा पर गुस्सा फूटा है। रूपाली ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसे लोगों को पता भी नहीं चलता कि पाकिस्तान के लिए उनका प्यार कब भारत के लिए नफरत में बदल जाता है। पहले वे अमन की आशा की बात करते हैं और अंत में भारत से नफरत करने लगते हैं। पता नहीं ऐसे कितने लोग देश के खिलाफ गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। एक भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। गौरतलब है कि दूसरी ओर ज्योति मल्होत्रा के पिता ने बेटी को फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बेटी पाकिस्तान गई भी होगी तो भारत सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई कागज दिया गया होगा, पासपोर्ट दिया गया होगा। कोई भी पाकिस्तान ऐसे ही नहीं जा सकता। इनके परमिशन से वो गई होगी। मेरी बेटी गलत नहीं है। ज्योति मल्होत्रा के पिता ने आगे कहा है कि मुझे लग रहा है कि पुलिस वाले उसे फंसा रहे हैं। उस पर लग रहे सारे आरोप गलत हैं।
उस पर लग रहे सारे आरोप गलत हैं। ये नहीं हो सकता कि वो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करे। यूट्यूब बनाया करती है, पाकिस्तान में भी जाया करती है और भी जाया करती है। वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी। मैं वैसे नहीं गई। मुकदमा दर्ज हो रहा है जी, केस चलेगा हमारे ऊपर। महाराष्ट्र में सोमवार की सुबह एक और हादसा हो गया। रत्नागिरी के खेड़ के पास मुंबई गोवा हाईवे पर जगबूदी नदी के पुल से एक तेज रफ्तार कार 100 से 150 फीट नीचे जा गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित लोग अंतिम संस्कार के लिए मुंबई से देवरुख जा रहे थे। दुर्घटना सुबह करीब 5 बजे तड़के की बताई जा रही है, जब चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उसे क्रेन की मदद से निकाला गया। इस हादसे में ड्राइवर और एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ है या फिर तकनीकी खराबी के चलते। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और पूरे हादसे की जांच पड़ताल में जुट गई है। महाराष्ट्र के बोईसर के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र से एक गैस रिसाव की खबर सामने आई है। रविवार 18 मई की सुबह करीब 3 बजे कैमलिन फाइन साइंस केमिकल फैक्ट्री में डाईमेथेन सल्फेट गैस का रिसाव हो गया। हालांकि उस वक्त काम कर रहे कर्मचारियों को तुरंत कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, लेकिन जब वे सुबह अपने घर पहुंचे तो करीब 10 श्रमिकों की आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी की शिकायत हुई। फैक्ट्री प्रबंधन ने तुरंत सभी श्रमिकों को बोईसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जिन श्रमिकों को भर्ती किया गया था उनमें आशीष देशमुख, नरेंद्र ठाकुर, अभिषेक देव, मंगल यादव, मनीष यादव, विजयपाल, जितेंद्र चौधरी, सुनील पाटिल, केतन महात्रे, अबू बकर और मनीष कुमार शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक सभी की हालत स्थिर है और उन्हें जरूरी इलाज दिया जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रविवार की देर रात से ही महाराष्ट्र के धुल्ले शहर में बेमौसम बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि शिक्षा विभाग का सारा रिकॉर्ड पानी पानी हो गया। तेज हवाओं, बिजली और मूसलाधार बारिश ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी। रात भर हुई बारिश ने शहर की सड़कों से लेकर सरकारी इमारतों तक को प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज्यादा असर हुआ धुले के शिक्षा विभाग के कार्यालय पर। बारिश का पानी कार्यालय के अंदर तक घुस गया और छत से रिसाव ने स्थिति और बिगाड़ दी। नतीजा ये हुआ कि विभाग की कई अहम फाइलें पानी में भीग गई। हालात इतने गंभीर हो गए कि फाइलों को धूप में सुखाने के लिए दफ्तर की छत पर रखा गया। ये दृश्य साफ तौर पर सरकारी व्यवस्थाओं की बदहाली को उजागर करता है। इस लापरवाही से सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं, प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल उठते हैं। अब सवाल ये है कि क्या शिक्षा विभाग के पास अपने दस्तावेजों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है? शिक्षण विभाग माध्यमिक, मी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद धुळे मनीष राजाराम पवार, कालच्या अवकाळी पावसामुळे, वादळी पावसामुळे थोडीफार ही इंग्रजांच्या काळातली इमारत आहे. जिल्हा परिषदेचा जरी भाग असला तरी ही जेल रोडला जेलच्या शेजारचं कार्यालय आहे आणि इंग्रजांच्या काळातलं कार्यालय आहे. याला मागच्या 2 वर्षापूर्वी दुरुस्ती करण्यात आली होती, परंतु पावसाचं अतितीव्र पाऊस आणि वादळ यामुळे काहीतरी 15-20 फायली ज्या मी आता बघितल्या त्या ओल्या झाल्या, थोडंसं पाणी साचलं गेलं आणि जे स्टोअरला आम्ही कट्टे ठेवतो त्या ठिकाणी थोडं पाणी झालं होतं, तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्याच्याकरता आता तात्काळ कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद धुळे यांना पत्रव्यवहार केला जातो आणि जे अशा अवकाळी पावसामुळे किंवा आता नियमित पावसाळा जो सुरू होईल त्यामध्ये अशी कोणती हानी नको व्हायला याकरता प्रयत्न केले जातील. धन्यवाद. धुले में रविवार की देर रात हुई भारी बारिश से कार्यालय में पानी भर गया। कई महत्वपूर्ण फाइलें भी भीग गई। फिलहाल उन्हें सुखाया जा रहा है। हमने कार्यालय की मरम्मत के लिए जिला परिषद को पत्र भेजा है। धुले में हुई ये घटना बेमौसम बारिश की मार के साथ ही साथ सरकारी लापरवाही की भी कहानी कहती है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पर कितना जल्द और ठोस एक्शन लेता है। और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। आवाज
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इसी साल सितंबर में एशिया कप खेला जाने वाला है, लेकिन अब भारत इस टूर्नामेंट से बाहर रहने का फैसला कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने मन बना लिया है कि भारतीय टीम एशिया कप का हिस्सा नहीं होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जल्द ही इस बारे में ऐलान भी कर देगा। कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका में होने वाले महिला इमर्जिंग एशिया कप और सितंबर में होने वाले पुरुष एशिया कप से हटने का फैसला करके एसीसी को सूचित कर दिया है। वर्तमान में एसीसी का नेतृत्व पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट को अलग थलग करने की कोशिश का एक हिस्सा है। भारतीय टीम ऐसे टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो सकती जिसका प्रमुख पाकिस्तान का एक मंत्री हो। बीसीसीआई के इस फैसले से सितंबर में भारत में होने वाले एशिया कप पर सवालिया निशान लग गए हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। अय्यर ने पिछले साल अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया था और इस बार पंजाब किंग्स की कमान संभाले हुए हैं। पंजाब ने अपने आखिरी मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 10 रनों से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह सुनिश्चित की है। इस जीत के साथ ही श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। अय्यर आईपीएल इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में 3 अलग अलग टीमों को प्लेऑफ में पहुंचाया है। श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक पहुंचाया था और पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया था। अब पंजाब किंग्स के साथ भी वो प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं। पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा भी टीम के प्रदर्शन से खुश हैं और उन्होंने कहा है कि पहले वे जीते हुए मैच हार जाया करते थे, लेकिन इस बार वे हारे हुए मैच भी जीत रहे हैं। सिंगर राहुल वैद ने तुर्की में एक शादी में परफॉर्म करने के लिए 50 लाख रुपए के ऑफर को ठुकरा दिया है। उन्होंने ये निर्णय राष्ट्रीय हित के लिए लिया। राहुल का कहना है कि कोई काम, पैसा और प्रसिद्धि देश के हित से बढ़कर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा पैसे के बारे में नहीं बल्कि राष्ट्र के सम्मान के बारे में है। राहुल वैद ने तुर्की को भारत का दुश्मन बताया और कहा कि उन्हें ऐसे देश में जाने या काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो उनके देश का सम्मान ना करता हो। उन्होंने कहा कि भारतीयों को तुर्की में पैसा खर्च करना नहीं चाहिए और वहां शादियां नहीं करनी चाहिए और साथ ही कहा कि जो कोई भी उनके देश के खिलाफ है वो भी उनके खिलाफ है। भारतीय सिनेमा में जब भी हटकर बनी फिल्मों की बात होती है तो आर्ट फिल्म्स का नाम जरूर लिया जाता है। इन्हीं फिल्मों से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता, लेखक और निर्देशक गिरीश कर्नाड की आज बर्थ एनिवर्सरी है। गिरीश कर्नाड किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। उन्होंने साहित्य, नाटक, अभिनय और निर्देशन हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को साबित किया। अभिनेता गिरीश कर्नाड की आज बर्थ एनिवर्सरी पर हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। एक ऐसा किस्सा जिसमें बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का नाम भी जुड़ा हुआ है। दरअसल गिरीश कर्नाड एक ऐसे अभिनेता थे जो ना तो धर्मेंद्र की तरह पर्दे पर फाइट करते थे और ना ही नायिकाओं को मनाने के लिए पेड़ों के इर्द गिर्द गाने गाते थे। फिर भी उनकी सादगी की कई महिलाएं दीवानी थीं। खास बात यह है कि हेमा मालिनी की मां उन्हें बेहद पसंद करती थी। ये खुलासा खुद हेमा मालिनी ने किया था। उनकी मां चाहती थी कि हेमा मालिनी शादी गिरीश कर्नाड से करे। इसी सोच के तहत उन्होंने एक फिल्म रत्नदीप भी प्रोड्यूस की थी जिसमें हेमा और गिरीश लीड रोल में थे, लेकिन अफसोस ये रिश्ता बन नहीं सका। वजह थी हेमा मालिनी का धर्मेंद्र के प्रति लगाव। वो उस वक्त धर्मेंद्र को डेट कर रही और अपनी मां के लाख समझाने के बावजूद गिरीश से शादी के लिए राजी नहीं हुई। इस तरह एक सुलझे हुए अभिनेता और ड्रीम गर्ल की जोड़ी बनते बनते रह गई।
और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।